अब तो आ रही होगी। यस मेरी आ, सर। मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी अब तो। गुड आफ्टरनून। देखो, ज्यादातर थर्ड बी के ही पेरेंट आए हैं हमारी क्लास के। सेकंड ए के बहुत कम हैं। विनायक देखो कितनी गौर से देख रहा है। आज आपके पेरेंट्स को इनवाइट किया था मैंने। बच्चों के साथ में पेरेंट को बोला था। पेरेंट में भी मदर को। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा ओकेशन तो ये है कि कल वुमेन्स डे है। फिर एक जन ने बोला भी था कि वुमेन्स डे तो सर मंडे को है, तो फिर आपने संडे को क्यों मीटिंग रखी। तो मैंने उसका रिप्लाई दिया था कि मंडे को आपकी क्लास रहती है, मेरी भी क्लास रहती है, तो उस क्लास की वजह से टाइमिंग एडजस्ट नहीं हो पाएगा, है ना। तो और दूसरा, सबके ऑफिस में या स्कूल्स में कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर रहता है। वैसे तो वुमेन्स डे 8 मार्च को आता है, लेकिन हमारा तो हर दिन ही घर में वुमेन्स डे ही रहता है। घर का पूरा दिन वुमेन से ही स्टार्ट होता है, वुमेन से ही खत्म होता है। मम्मी हमको उठाती हैं सुबह अपने डेली वर्क के लिए, और रात को सोने के लिए भी वही इंस्ट्रक्शन देती हैं। इसलिए हर दिन वुमेन डे है, लेकिन फिर भी याद करने के लिए या अपनी मदर को रेस्पेक्ट देने के लिए, वैसे तो हम 24/7 हमेशा ही रेस्पेक्ट देते हैं अपनी मदर को, लेकिन फिर भी एक डे फिक्स किया है, 8 मार्च, जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कि वुमेन्स डे क्यों मनाते हैं। कि सोसाइटी में हमारी वुमेन के लिए, कोई भी वुमेन हो, छोटे हो बड़े हो, मम्मी हो सिस्टर हो, कोई भी, उनको हमारी सोसाइटी में उनके लिए जो डिजर्विंग रेस्पेक्ट है वो हमको कैसे लाना है। हम अपनी मम्मी के लिए रेस्पेक्ट करते हैं, तो सबकी मम्मी के लिए रेस्पेक्ट करना चाहिए, मीन्स वुमेन के लिए हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। इसीलिए आज टाइम निकाल के आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सब लोग आना, और बहुत से लोग आए भी हैं। जैसे साध्य अपनी मम्मी के साथ बैठा है, गिरीशा अपनी मम्मी के साथ है। तो थैंक यू एवरीवन, आप लोग आए टाइम निकाल के। तो मैंने आपको मैसेज किया था, आरव की मम्मी भी दिख रहे हैं। नमस्ते, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। गुड क्योंकि आफ्टरनून। गुड थैंक यू आफ्टरनून। सो मच। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। और सभी को मेरा नमस्कार, एज ए टीचर भी और एज ए पर्सन, एज ए मेल सभी वुमन को मेरा नमस्कार। कि उन्होंने पिछले एक साल में जो क्राइसिस का टाइम गया है, उसमें उन्होंने अपनी फैमिली को किस तरह से गुड आफ्टरनून सर। कि पिछले एक साल पैंडेमिक का ईयर हमने कैसे निकाला है। आप ही लोगों की वजह से पूरी फैमिली अच्छे से सरवाइव कर पाई, और सबके घरों में ही वुमेन ने ही पूरी तरह से स्ट्रगल किया है कि इस टाइम को हम कैसे निकालें। और स्पेशली बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला टाइम था, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो एक बहुत बड़ी लर्निंग प्रोसेस उनकी चालू होती है। स्कूल जाने से वो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर के साथ में, अपने जान पहचान के लोगों के साथ में, या फिर जो भी उनको मिलता है उनसे हमको क्या बिहेव करना चाहिए और उनसे हमको क्या लर्न करना चाहिए, ये सब वो कर पाते हैं। लेकिन स्कूलिंग नहीं होने से, लास्ट 1 ईयर में जो स्कूलिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, उससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो कोई सेक्शन है तो हमारे बच्चे हैं।
और उसमें भी स्पेशली हमारी क्लास ग्रुप के जो बच्चे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मीन्स प्राइमरी सेक्शन के बच्चे, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। क्योंकि स्कूलिंग सिर्फ सिलेबस या फिर कोई स्पेसिफिक कैरिकुलम या कोई एक इंफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने की जगह नहीं है। उसका लेवल लेटर होता है। मीन्स हम जब कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को भेजते हैं तो वो लेवल पे बच्चे ज़रूर अपना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, अपनी कैरियर के लिए उसको यूज़ करना, अपनी नॉलेज गेन करना, उसका लेवल आ पाता है। लेकिन ये जो स्टेज है अभी बच्चों की, वो है लर्निंग स्टेज। उस लर्निंग स्टेज में बच्चे अगर स्कूल नहीं जा पाए तो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। और ये पूरा 1 ईयर जो उनको लॉस हुआ है उसको हमको कवर करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, स्पेशली आपको एज ए मदर और मुझको एज ए टीचर। क्योंकि जब बच्चे अब स्कूल आएंगे इसके बाद तो एक बहुत बड़ा एक लर्निंग गैप लेकर के आएंगे, और आप लोगों को भी उनको स्कूल भेजने के लिए, उनको सेल्फ डिसिप्लिन में डालने के लिए बहुत मुश्किल आने वाली है। जैसे अभी बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं तो 9 बजे का क्लास है, अगर मान लो कोई बच्चा अगर मान लो उठ भी नहीं पाया तो वो क्या करेंगे कि अपना वीडियो ऑफ रखेंगे और क्लास तो स्टार्ट कर देंगे। वैसे ही टीचर भी उसी तरह से ही, जैसे बच्चे लाड़ में आ गए वैसे ही टीचर भी बहुत लाड़ में आ गया। वो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को कि एज ए टीचर मैं भी, अगर मुझे पता है कि आज 9 o'clock मेरी क्लास है तो मैं ये सोचता हूँ कि 8:30 बजे तक भी अगर उठ करके और मुंह धो करके ब्रश करके और बैठ गए तो दिखना तो यहीं तक ही है। मुझको ज़रूरी नहीं है कि मैं नहा धो करके तैयार होके बैठूं या एक डिसिप्लिन्ड वे में आपके सामने खड़ा रहूं बच्चों के। लेकिन क्लास में जब होते हैं तब तो डिसिप्लिन्ड वे में ही रहते हैं कि हमारी जो ड्रेस अप है, हमारा जो गेस्चर्स हैं, पोस्चर्स हैं, वो सब इस तरह के होने चाहिए जो बच्चों के लिए प्लीजेंट लगे और बच्चे हमसे कुछ ना कुछ सीख सकें। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में तो मुझे भी पता है कि मुझे गर्दन तक ही दिखना है, और वो भी अगर प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी ऑफ कर दूंगा ये बता करके नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है ना। और गिरीशा जैसे बच्चे जो थोड़े टेक्निकली अपने आप को अभी इम्प्रूव कर चुके हैं, वो बोल भी देते हैं कि सर आपकी बैंडविड्थ कम हो जाएगी, आप ऐसा करो वीडियो ऑफ कर दो तो आपकी आवाज़ साफ आएगी। तो मेरे बहाने को एक आराम मिल गया। तो वो वाला जो एक सेल्फ डिसिप्लिन है, वो भी सेल्फ डिसिप्लिन आज बच्चों में बहुत कम हो जा रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग ये ऑनलाइन सिस्टम में चल रहे हैं। फिर अगर इस सिस्टम को भी हमने अपने एग्जाम से या फिर अपने मार्क्स से जोड़ दिया। कुछ पेरेंट फ़ोन करते हैं कि सर हमारे बच्चे के मार्क्स जो है वो 80 में से 78 आए। 2 मार्क कहाँ चले गए? ये 2 मार्क कहाँ अंतरिक्ष में खो गए, जबकि हमने तो पूरे 80 मार्क्स का काम किया था। तो एक बच्चे ने मेरे से ये बोला कि सर मैंने तो पूरा पेपर मम्मी को भी दिखाया था, फिर भी कैसे गलत हो गया? मैंने कहा उससे कि आपने अपनी मम्मी को क्यों दिखाया और उन्होंने भी बोला कि सब सही है, तो फिर आप कैसे बता रहे हो कि गलत है? तो मीन्स बच्चे जो है वो हेल्प से कर रहे हैं उस चीज को। जब वो स्कूल में आते हैं तो ये काम नहीं कर सकते किसी भी हालत में कि वो मम्मी से पूछ के बताएं कि मेरा पेपर पूरा हुआ कि नहीं। वहां तो नहीं पूछ सकते, ना टीचर से बोल सकते हैं कि सर देख के बताओ या मिस हमको देख के बताओ ये पेपर बराबर है कि नहीं, हमने सही किया कि नहीं। वो हेल्प एग्जाम के टाइम में मिल नहीं सकती, लेकिन हाँ एश्योरेंस मिल सकती है। हम उसको पूरी तरह से कॉन्फिडेंट करके भेजें कि आप जो भी कुछ लिखोगे अपनी लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंग, आपको जो चीज़ जल रहे हैं, आपने जो मेमोराइज की है या जो आपने प्रैक्टिस की है, आपने जिसको एक्सरसाइज में किया है, उन सबको आपको एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है।
लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में वो कॉन्फिडेंस बच्चों में डेवलप नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑनलाइन टीचिंग का यही है। ना तो बच्चों में ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि वो एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं ढंग से, और ना मम्मी में ये कॉन्फिडेंस हो पा रहा है कि ये 1 आवर में पूरा कर पाएगा कि नहीं। तो आप भी उनको अपनी तरफ से हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, करना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप उनको एग्जाम में नहीं करने के लिए बोले। आप अपनी तरफ से उनको पूरा हेल्प कीजिए, लेकिन एग्जाम देने में हेल्प कीजिए। मैंने खुद ने भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अभी लास्ट वाले एग्जाम में मैंने बच्चों को जो वर्कशीट दिया था प्रैक्टिस के लिए, उसके आंसर्स नहीं भेजे। तो बच्चों ने ये बोला कि सर आपने हमको रिवीजन नहीं दिया। रिवीजन का मीनिंग क्या है? वो विजन जो हम बार बार रिपीट करते हैं, मीन्स हमने जो हमारा विजन कम डेवलप किया है किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे या किसी भी एक इशू के ऊपर, तो जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं उससे हम क्या लर्न कर पा रहे हैं, वो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस लर्निंग मेथड की, जिसमें हम, लेकिन अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, कर भी क्या सकते हैं कि ऑनलाइन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन हमारी क्लासेस का स्टार्ट होना सबसे लास्ट में होगा। जैसे ही स्कूल ओपन करने की बात आई थी तो सबसे पहले बोर्ड क्लास को ओपन करने की बात आई, क्योंकि नहीं उनका तो बोर्ड है, उनका कैरियर उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे पहले उनकी क्लास चालू होनी चाहिए। फिर उसके बाद में कुछ स्कूल्स ने मिडिल क्लासेस भी ओपन की, लेकिन मिडिल क्लास में भी उनको शायद कुछ प्रॉब्लम होने लग गई, तो हो सकता है बहुत सारे स्कूल्स ने उनको बंद कर दिया। लेकिन प्राइमरी सेक्शन को ओपन करने की बात अभी तक किसी ने नहीं की, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत स्कूलिंग की हमारे ही बच्चों को है। हमारे बच्चे अगर स्कूलिंग के लिए नहीं जा पाएंगे तो उनका जो ये जो लर्निंग पीरियड है, 10th 12th या बीएससी एमएससी जो भी क्लास है, या अबोव 6th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, वो खुद पढ़ सकते हैं। उनको रीडिंग, राइटिंग और लर्निंग एंड मेमोरी, ये चारों सेक्शन में थोड़ा बहुत तो कुछ आता है, लेकिन हमारे बच्चे तो सिर्फ लिखना पढ़ना ही अभी सीख रहे हैं, और उसी टाइम पे उनकी स्कूलिंग बंद हो गई, तो कहाँ लिखेंगे पढ़ेंगे। और उस टाइम पे हम ये बोलते हैं उनको, ये पढ़ के दिखाओ, वो पढ़ के दिखाओ। मैं रीडिंग के लिए बच्चों को बोलता हूँ कि आप रीड करो। तो कल या परसों की बात है, एक पेरेंट की आवाज आ रही थी कि वो जोर जोर से अपने बच्चे को डांट रहे थे, बोल रहे थे तेरे को पढ़ना नहीं आता क्या, क्यों नहीं बोल रहे हो, सर 2 बार तुम्हारा नाम ले चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चों को आप प्रेशराइज मत करो, क्योंकि उनका जो ये लर्निंग स्टेज है वही स्टेज में उनको लर्न करने के लिए नहीं मिल रहा है। ना उनको रीडिंग के लिए मिल रहा है, ना उनको लिसनिंग के लिए मिल रहा है। अच्छे से लिसनिंग होती है स्कूल में, जब हम इंटरेक्ट करते हैं क्लास में तो बच्चे अपनी आवाज़ सुनते हैं अच्छे से। इसमें ऑनलाइन सिस्टम में आपको कई बार ऐसा लगता है कि आवाज़ नहीं आ पा रही है, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है या फिर कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है। लेकिन जो रूबरू होकर के आमने सामने जो हम इंटरेक्टिव क्लास लेते हैं उसका ये रिप्लेसमेंट नहीं है, इसलिए हमको ही किसी न किसी तरह से अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। उसमें आप लोग भी मदद कीजिए, क्योंकि ये जो लर्निंग गैप है इसको फिल करने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमारे बच्चे 3rd स्टैंडर्ड में आ गए, 3rd से वो 4th में चले जाएंगे, 2nd वाले 3rd में आ जाएंगे। तो 2nd स्टैंडर्ड या 3rd स्टैंडर्ड में रहते हुए वो जो सीख पाते अपने टीचर के साथ में या अपने पीयर ग्रुप में या अपने क्लासरूम टीचिंग में, वो नहीं सीख पा रहे। वो अकेले अपनी जगह पे बैठ बैठ करके ही पढ़ रहे हैं, और उसमें हम उनको प्रेशराइज करते हैं कि पिछले एग्जाम में तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और इस बार तुम्हारे कम कैसे आए। मेरे ही लड़के के बहुत कम आए हैं। उसने लास्ट वाले एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि उस टाइम एक्चुअली प्रॉब्लम भी ये था कि मेरी मदर की डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे हम लोग गांव में थे। अब गांव में तो ऐसा है कि
बोल दिया मैंने एक दो अपने भांजे भतीजों से कि थोड़ा इसको देख लेना, इसके एग्जाम आ रहे हैं। तो एग्जाम में उन्होंने क्या किया, देख लेना क्या, उन्होंने तो खुद नहीं कर करके दे दी। अभी हम देख लेना में बोलते हैं तो वो तो खुद ही एमएससी और बीएससी के स्टूडेंट है, तो वो तो फटाफट फटाफट बोलते हैं और 15-15 मिनट में इसके पेपर हो जाते थे। तो मुझे भी खुद को लगता था कि जो पढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा था 1 महीने पहले तक, वो आज 15 मिनट में पेपर को कैसे सॉल्व करके दे रहा है। और फिर 80 में से कभी 78 आ रहे हैं, कभी 76 आ रहे हैं। तो उससे बच्चे को कॉन्फिडेंस जरूर आता है कि उसको मार्क्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन उससे उसकी लर्निंग आउटकम में कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो भूल जाता है उन चीजों को। मोस्टली आजकल आप भी खुद भी फील करते होंगे कि जब से मेरी खुद की, आपकी भी, हमारी भी रीडिंग की हैबिट जो हमारे स्कूलिंग के टाइम पे हुआ करती थी, आप भी जब 90s के ही स्टूडेंट रहे होंगे, आप भी 90s में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की होगी आपने, या उस टाइम पे किसी भी क्लास में हो। लेकिन उस टाइम की रीडिंग हैबिट और आज की रीडिंग हैबिट, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। आप जब 10th में पढ़ते थे तो न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे, मैगजीन्स भी पढ़ते होंगे, अलग अलग टाइप की बुक्स भी पढ़ते होंगे, किसी से पूछते भी होंगे कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन होगा। आज हम किसी से ना पूछते हैं ना बताते हैं। सिर्फ एक दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी नाम, या फिर पूरी तरह से जिसको सब कुछ पता है, वो है गूगल बाबा। गूगल बाबा से सब कुछ पूछ लो, वो हर चीज का सॉल्यूशन आपको सेकंड्स में करके दे देगा। तो उससे हमको सॉल्यूशन तो मिल जाता है और बिल्कुल टिप पे ही मिल जाता है। हम जैसे ही टाइप करेंगे, अभी तो टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, आप बोल दीजिए बस उसको। मीन्स आपको स्पेलिंग्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना पढ़ना दोनों भी छूट गया। सिर्फ आप बोल दीजिए उसको, क्या नाम है उसका, गूगल स्पीक आता है आज। हाँ हाँ, तो उसमें उसमें बोलने से क्या होता है? हाँ, आपने डायरेक्ट बोल दिया कि कांदा पोहा कसा बनाइए, तो कसा बनाइए बोला नहीं, और उसने बताना रेसिपी, 10 रेसिपी आपके सामने आ गई कांदा पोहा कैसे बनता है। तो कांदा पोहा जो है वो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको। तो इतना ज्यादा इंफॉर्मेशंस जब इतनी कम टाइम में हमको अवेलेबल हैं, तो हम क्यों अपना कंफर्ट छोड़ करके और नई चीज पढ़ने के लिए या ढूंढने के लिए जाएंगे। अभी थोड़े 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक क्लास के अंदर ये सवाल पूछा कि खेजड़ी का एक बहुत बड़ा ट्री है जो राजस्थान का एक स्टेट ट्री माना जाता है, खेजड़ी का ट्री। आप लोगों ने, कईयों ने देखा होगा खेजड़ी ट्री। वो और किस स्टेट का स्टेट ट्री है, इसका जवाब मुझे बिना गूगल की मदद के आप लोग लाके दो। 2 दिन तक कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि गूगल की हेल्प के बिना ना तो वो बच्चा ढूंढ पा रहा है, ना उसके पेरेंट बता पा रहे हैं कि किससे पूछें। और हो सकता है उनमें से किसी ने ध्यान नहीं दिया हो इस बात के ऊपर। आता होगा जरूर, ऐसा नहीं है कि नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए भी वो गूगल नहीं देख सकते, क्योंकि सर ने मना किया है, गूगल की हेल्प नहीं लेनी है। तो वो ढूंढ नहीं पाए 2 दिन तक जवाब। 2 दिन बाद में मैंने ही बोला कि इसका आंसर है तेलंगाना, जो मेरे ही नाम में आता है। मेरा नाम है चारू कृष्ण तेलंग, और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और तेलंगाना का इंसान हूँ, इसलिए मेरे नाम में खिचड़ी का पेड़ आता है। तो उनको उससे कोरिलेट करके बताया कि हाँ भाई, तो कोरिलेशन से हमारे ईवीएस जो सब्जेक्ट है, स्पेशली एनवायरमेंटल साइंस, जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल साइंस, वैसे बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चों को मोस्टली जो सराउंडिंग में जो हैपनिंग्स हो रही हैं, उनके प्रिंसिपल्स और उनके मेथड्स समझने के लिए हम ईवीएस पढ़ाते हैं। लेकिन उसको अगर हम किसी तरह से कोरिलेट करके पढ़ाएं या उनको कोरिलेट करके बताएं,
कि ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो उनको वो जल्दी और ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक, जैसे बोलते हैं ना, मेमोरी दो टाइप की होती है, एक वर्किंग मेमोरी और एक परमानेंट मेमोरी। तो आज के टाइम में ये जो ऑनलाइन सिस्टम से जो हम पढ़ते हैं वो मोस्टली वर्किंग मेमोरी में ही रहता है। जैसे ऑनलाइन हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, तो आपने अगर मान लो अपने वर्ड का 2 लेटर भी टाइप किए, तो इंटरनेट पे या गूगल पे आपको बहुत सारे उसमें सजेशंस आ जाते हैं। कौन से सजेशंस जो आप पहले कभी देख चुके हो या फिर सर्च कर चुके हो, तो वो उसकी कैश मेमोरी में है कि आपने एस टाइप किया, तो अभी तक आपने जितने भी एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड, वो सब की सब उसमें आने लग जाए। जैसे अपने मोबाइल में भी होता है कि कोई भी चीज़ हम ढूंढते हैं तो सबसे पहले वही चीज़ें हमको सजेशन में आती हैं जो पहले हम ढूंढ चुके हैं, तो उसमें ही हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसकी वजह से स्पेलिंग याद नहीं करनी पड़ती। लेकिन आप और हम जब पढ़ते थे 10th स्टैंडर्ड में या 8th में या 12th में या ग्रेजुएशन में, उस टाइम पे हमको स्पेलिंग्स लर्न करने के लिए दी जाती थी। बोला जाता था कि भाई ये तुम्हारे लेस उसमें उसको डिफिकल्ट वर्ड बोलते हैं। अभी जो जो डिफिकल्ट वर्ड आए वो डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, एक्चुअली एक्चुअली वो की वर्ड्स हैं। बच्चे पूछते भी हैं मुझसे, सर आपने वो टफ वर्ड्स नहीं लिखवाए हमको। हमारी पहले वाली जो टीचर थे वो तो बोलते थे कि इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड है उनको 3-3 बार लिखो। तो मैंने उनको ये बोला कि डिफिकल्ट वर्ड कोई नहीं होता है, आप उसको लर्न कर लोगे वो इजी हो जाएगा। अभी आपको वो डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि आपने उसको अभी तक पढ़ा नहीं या उसको सीखा नहीं। जब वो आप उसको सीख लोगे, लर्न कर लोगे, तो वो इजी हो जाएगा। तो वो जो मेमोरी है हमारी, उसको हम परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, उसमें आज के टाइम में बहुत कम चीजें जा रही हैं। हम सिर्फ वर्किंग मेमोरी में ही चल रहे हैं। एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, हमको पता है 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे के सारे ही मल्टीपल चॉइस हैं। इन 40 क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए, मान लो मेरे जैसा कोई टीचर है तो वो 40 क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए आपको वर्कशीट्स करा दी। उन वर्कशीट्स में से जो जो क्वेश्चंस हमको आ गए वो हमने फटाफट फटाफट कर दिए। अब उसके बाद में अगर उनसे पूछा जाए कि चलो ये बताओ आपने जो पेपर किया है उसमें से कोई भी 10 क्वेश्चन मुझको बताओ कि ये 10 क्वेश्चंस जो हैं, कौन कौन से 10 क्वेश्चन आपको आए थे। आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, उनमें से कोई भी 10 क्वेश्चन मुझको आप मेमोराइज करके या फिर रिकॉल करके बता दो। तो बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जो ये बता पाएंगे कि वो 10 क्वेश्चंस कौन से थे जो इन 40 क्वेश्चन में थे। वो या तो ये करेंगे, वापस वर्कशीट को देखेंगे और बोलेंगे, सोचेंगे कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, उनमें से वो टिक करके बता सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि उनकी जो भी लर्निंग है वो सब की सब किस में जा रही है, ओनली कैश मेमोरी में या वर्किंग मेमोरी में जा रही है। उनके लर्निंग में वो चीज़ नहीं जा रही जिसको हम लर्निंग आउटकम बोलते हैं। और आज के टाइम में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पूरी तरह से अभी चेंज होने वाली है। इसीलिए मैंने आप लोगों से इंटरेक्ट करने का डिसाइड किया कि अभी हमारे ही बच्चे जो है वो ही सबसे ज़्यादा इसमें इस प्रोसेस में गो थ्रू होने वाले हैं। क्योंकि जो बच्चे 8th 9th में पढ़ रहे हैं या उससे ऊपर पढ़ रहे हैं वो तो धीरे धीरे जो भी आज जो सिस्टम चल रहा है, अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है एग्जामिनेशन का, वो उसी एग्जामिनेशन सिस्टम में से निकल जाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे जब बोर्ड में आएंगे या बोर्ड से पहले की मिडिल क्लासेस में पढ़ने को आएंगे, उस टाइम पे वो इसी सिस्टम में आने वाले हैं। पहले 2023 से इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही थी, बल्कि 22 से ही इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही थी कि 2020 जो NEP आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो अभी इस साल से ही इम्प्लीमेंट हो जाएगी, मीन्स 21 से। लेकिन अब ये पेंडेमिक ईयर होने की वजह से पूरा साल जो है वो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बच्चों का भी ख़राब हो गया, स्कूल का, बल्कि पूरी नेशन का ही 1 ईयर जो है वो पूरी तरह से चला गया। एक तरह से अभी हमने गुजारा है, उस साल को जिया नहीं है।
हमने इस साल को निकाला है जैसे तैसे करके, और अभी इस सेशन में वो निकल गया। अभी 15 मार्च से आपके एग्जाम है बच्चों के, तो ये साल तो समझो गया ही। नेक्स्ट ईयर से आपके बच्चे या मतलब हमारे बच्चे धीरे धीरे इस सिस्टम में आने वाले हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। उसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस और कंपिटेंसी बेस्ड एजुकेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग और चाइल्ड साइकोलॉजी, फिर उसमें मल्टीपल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और इस टाइप के बहुत सारे कंसेप्ट्स धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है आपसे कि जैसे आप दूसरे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, वैसे एक एप्लीकेशन जो कि एनसीईआरटी का है, जो हमारा कैरिकुलम बनाता है, जिसकी बुक्स हम पढ़ते हैं। एनसीईआरटी मीन्स नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो एनसीईआरटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी बुक्स लिखता है या कैरिकुलम बनाता है, हमको सिलेबस देता है पढ़ने के लिए और सिस्टम बना के देता है किस तरह से हमको अपना कैरिकुलम कंप्लीट करना है, उसका एक दीक्षा नाम से एक एप्लीकेशन है। एनसीईआरटी का खुद का एप्लीकेशन है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। उसको आप एक बार जरूर डाउनलोड करो और डाउनलोड करके उसको अपने आप को एज ए पेरेंट, नाम कौन सा था? दीक्षा, DIKSH, मैं आपको लिंक भेज दूंगा है अपने ग्रुप पे। हाँ तो सर मैंने हाँ ठीक है, किया है, बहुत अच्छा। लेकिन जिसने नहीं किया है वो अपनी मम्मी को बोलना कि आप जरूर कर लो, और उसमें मम्मी को आप एज ए पेरेंट उसमें रजिस्टर करो और फिर अपनी क्लास उसमें फिल करो कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो अब आप 4th के लिए करना, जो भी अभी अपनी क्लास में है उसकी नेक्स्ट क्लास के लिए रजिस्टर करना उसमें, ताकि आपकी जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो सब आप उसमें डायरेक्ट रीड कर सकते हो, है ना। और उसमें जितना भी रीडिंग मटेरियल अपनी क्लास से रिलेटेड जो भी होगा, छोटी मोटी बुक्स रीडिंग हैबिट बढ़ाने के लिए, या स्टोरी बुक्स, या फिर जिसको अपन सप्लीमेंट्री बुक्स बोलते हैं, वो भी उसमें आएंगी। और उसके साथ साथ में अभी हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि जैसे अभी परीक्षा पे चर्चा के नाम से बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा था कि परीक्षा पे चर्चा में आप जरूर ज्वाइन करो, जरूर ज्वाइन करो। ऐसा शायद आपको भी इंफॉर्मेशन मिला होगा कि परीक्षा पे चर्चा नाम से एक कंपटीशन भी है, और हर साल हमारे प्राइम मिनिस्टर उसको एड्रेस भी करते हैं। तो इस बार लेकिन पेरेंट्स को और टीचर्स को भी उसमें इंक्लूड किया है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में 3 चीजें सबसे बड़ी पिलर्स हैं। स्टूडेंट तो है ही हैं, टीचर भी है क्योंकि वो पढ़ा रहा है, और पेरेंट है। पेरेंट, टीचर और स्टूडेंट, ये तीनों मिलकर के ही एजुकेशन सिस्टम को, या एजुकेशन सिस्टम से हम जितना ज्यादा गेन कर सकते हैं वो पॉसिबल है। अदरवाइज आपका पार्टिसिपेशन एज ए पेरेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज के टाइम में, जब से, वैसे खैर सालों से है, ये एंशियंट टाइम से ही है कि मदर ही बच्चों को की पढ़ाई, बच्चों की हर चीज का ख्याल रखती है। तो स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन में मदर ही उनका ख्याल रखती है और देखती है कि क्या पढ़ रहे हैं और हमको क्या पढ़ाना है। और मोस्टली हमारी सोसाइटी में, मैं तो खुद भी अपने लिए ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे बच्चे को उसकी मम्मी पढ़ाए, मैं नहीं पढ़ाऊँ। मैं दुनिया को पढ़ाऊँ लेकिन उसको नहीं पढ़ाऊँ, टाइम नहीं है मेरे पास। हमेशा पापा का यही कहना होता है, टाइम नहीं है, मैं अपनी जॉब देखूं, काम देखूं, या बच्चे को पढ़ाऊं। तुमको काहे के लिए घर बिठा रखा है, तुम घर पे क्यों रहती हो, दिन भर क्या करती हो। इस टाइप के जो कन्वर्सेशन है वो मोस्टली सभी घर में होते हैं। और मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मन में तो मेरे भी यही आती है कि तुम क्या करती हो घर में बैठे बैठे, तुमने क्यों जॉब छोड़ी, जॉब किसके लिए छोड़ी, बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाओ फिर बच्चे को। लेकिन
अपने बच्चे को पढ़ाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, टफ़ है। बच्चे जब तक नहीं पढ़े हुए होते तब तक वो अपनी मम्मी से पढ़ते हैं, और जहाँ वो पढ़ लेते हैं, ये मान जाते हैं कि हाँ, हाँ, अब हमको आ गया, तभी वो अपनी मम्मी से कहने लग जाते हैं, आपको आता क्या है? हैं? आप नहीं पढ़ा सकती। हमारे यहाँ मैथ्स के बड़े-बड़े सम्स रहते हैं, ये रहता है, वो रहता है, साइंटिफिक मेथड्स हैं और इंग्लिश लिटरेचर चलती है। इसलिए क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? ये एक किसी ज़माने में प्रोग्राम आया करता था, शायद आप लोगों ने भी किसी ने देखा होगा। जैसे कौन बनेगा करोड़पति आजकल प्रोग्राम आता है, या पहले स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम पे एक और भी एक क्विज़ प्रोग्राम आता था। शाहरुख खान उसको होस्ट करता था। हाँ, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? उसने 5वीं पास ही क्यों लिया? क्या आप बीएससी से तेज हैं? क्या आप 10वीं पास से तेज हैं? क्यों नहीं लिया? और उसमें एक चीज आपने और देखी होगी कि ज्यादातर महिलाएं ही उसमें पार्टिसिपेट करती थी मोस्टली। उसके जो पार्टिसिपेंट्स आते थे, उसका रीजन एक कुछ और भी हो सकता है, शाहरुख खान का अट्रैक्शन भी हो सकता है कि महिलाएं जो है वो शाहरुख खान से मिलना ज्यादा पसंद करती हैं अमिताभ बच्चन की जगह पर। तो हो सकता है कि वो शाहरुख खान से होस्टिंग की वजह से ज्यादा पार्टिसिपेट करती हूँ, लेकिन उसका मैंने जो रीजन देखा वो यही देखा कि 5वीं पास से तेज हैं। जो उसका ऑब्जेक्टिव था मेन, वो यही था कि घर की जो महिलाएं हैं वो उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि 5वीं तक की जो एजुकेशन है, मीन्स हमारी प्राइमरी एजुकेशन, हमारे बच्चों को मोस्टली घर की महिलाएं ही देती हैं। घर की औरतें ही अपने बच्चे को 5वीं तक की मीन्स प्राइमरी एजुकेशन, और कहते भी हैं हम जब बड़े हो जाते हैं, या आप भी जब बड़े हो गए, तो आपने या मैंने कोई भी गलती की हो तो लोग डांटते भी अपने को इसी तरीके से हैं कि तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया क्या। कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि अगर मान लो मेरा ड्रेसअप गलत है, या मेरा बिहेवियर या फिर मेरे गेस्चर्स पोस्चर्स अगर किसी टाइप से अनएक्सेप्टेबल हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, तो कोई भी मेरे ऊपर जब रिमार्क करेगा तो ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे पापा ने तुमको शर्ट पहनना नहीं सिखाया क्या। हमेशा यही बोलेगा तुम्हारी माँ ने तुमको कपड़े पहनना नहीं सिखाया क्या। क्योंकि लाइफ में जो हमारी जो लर्निंग स्टार्ट होती है वो माँ से ही स्टार्ट होती है। इसलिए यही कहा जाता है कि आपकी मम्मी ने आपको नहीं सिखाया क्या, तो हमको ही सिखाना है हमारे बच्चों को। भले ही हम जॉब करते हो ना करते हो, कुछ हो भी सकता है आप में से कुछ लोग जॉब करते होंगे, लेकिन फिर भी पूरी सोसाइटी यही एक्सपेक्ट करती है कि प्राइमरी एजुकेशन तक की जो लर्निंग है उसका आउटकम मदर ही लाके दे, फादर या और कोई अदर ना करे किसी भी तरीके से। तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और आप अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि दीक्षा जो ऐप है उसमें आप डाउनलोड कर लो एक बार, और अपनी क्लास का जो बच्चा है, अपनी क्लास में मीन्स 4th स्टैंडर्ड में जब बच्चे आ जाएंगे तो 4th स्टैंडर्ड की सारी बुक्स उसमें आ जाएंगी। कुछ कुछ बीच बीच में उसमें एक अच्छी ऑनलाइन क्लासेस टाइप पेरेंट्स के लिए भी हैं, टीचर्स के लिए भी हैं, तो वो वीडियोस या फिर उस टाइप के जो रीडिंग मटेरियल है उसको आप भी देखते रहो बीच बीच में। क्योंकि अभी तक तो क्या था कि हम स्कूल के लिए बच्चे को लॉन्च कर देते थे, सुबह 8 बजे भेज दिया और 3 बजे उसको वापस ले लिया। वो एक तरीके से जैसे कोई प्लेनेट सूरज का एक चक्कर काट के वापस आ जाता है, वैसे ही बच्चा भी स्कूल का पूरा एक चक्कर काट के वापस आ जाता था। लेकिन अभी तो चक्कर काटने भी नहीं जाता है वो, तो करेंगे क्या, उसको हमको ही सिखाना पड़ेगा जो कुछ सिखाना है। और फिर अभी ये भी नहीं कह सकते कि तुमको टीचर ने क्या सिखाया, क्योंकि वो टीचर के पास आ ही नहीं रहा है। तो आप ना तो मुझे उलाहना दे सकते हो, ना मैं आपको उलाहना दे सकता हूँ कि तुमको मम्मी ने क्या सिखाया। अब मम्मी ने क्या सिखाया करके क्या मैं तो सिखा ही नहीं रहा हूँ ना अभी, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ इस बात को कि आपको मम्मी ने क्या सिखाया। ये सिखाना मेरा काम है। एज ए टीचर मुझे पढ़ाना आपके बच्चों को मेरा काम है, लेकिन मैं वो मेरा काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। और मदर्स एज ए
आपके बच्चे को आप भी वो नहीं पढ़ा पा रहे हो जो स्कूल में पढ़ा सकते हैं। स्कूल में पढ़ाया हुआ आप नहीं पढ़ा सकते और घर पे पढ़ाया हुआ मैं नहीं पढ़ा सकता। इसलिए दोनों को ही अपनी तरफ से एफर्ट्स करने होंगे और बच्चों को सिखाना होगा। और आजकल तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग और एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस चालू हो गई हैं, तो सिलेबस भी बहुत चेंज होगा। मार्क्स से अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक मल्टीपल इंटेलिजेंस, अभी जो मैंने आपको बताया मल्टीपल इंटेलिजेंस का एक वर्कशॉप अटेंड किया था। इसी टाइप के बहुत सारे वर्कशॉप्स हैं, वो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू सीबीएसई के भी बहुत सारे अपनी पेरेंट्स में कोई ऐसा है जो खुद टीचर हो? आप लोगों में से कोई एक जन ऐसा है टीचर हैं, खुद भी टीचर हों, साथ की मम्मी टीचर हैं? सर पहले थी, अभी नहीं हूँ, अभी नहीं कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन मतलब टीचर तो हैं, जॉब नहीं कर रही हैं। हाँ हाँ, तो जॉब नहीं, वहीं से आप टीचर हैं, बस इतना ही बहुत है। तो इस टाइप के जो जैसे कम्युनिकेशन के, पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन, मल्टीपल इंटेलिजेंस और वैल्यू एजुकेशन, आजकल वैल्यू एजुकेशन के ऊपर भी बहुत इम्फेसाइज कर रहे हैं। तो वैल्यू एजुकेशन, क्योंकि बच्चों को वैल्यू एजुकेशन इसी टाइम पे दी जा सकती है, बाद में जब वो बड़े हो जाएंगे तब तो वो हमारी सुनेंगे भी नहीं, ना वो आपकी सुनेंगे ना हमारी सुनेंगे, है ना। और इस टाइप की वैल्यू एजुकेशन की बात अगर मैं 12th स्टैंडर्ड में खड़ा होकर के बोलने लगूंगा तो बच्चे सोचेंगे 12th वाले की सर क्या टाइम पास कर रहे हैं, हमारी पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा दो हमको, बाद में वैल्यू एजुकेशन की बात करना। तो वो उनका स्टेज नहीं है, स्टेज हमारे ही बच्चों का है कि हम उनको वैल्यू एजुकेशन दे सकें। तो इस टाइम पे ही हम वैल्यू एजुकेशन देना है हमको बच्चों को। मल्टीपल इंटेलिजेंस उनकी जो है उसको फाइंड आउट करना है। अभी धीरे धीरे कैरिकुलम चेंज हो रहा है, तो हमको भी अपने आप को अडप्ट करना पड़ेगा उसी में ही, और आप लोगों को भी थोड़ा मदद करना पड़ेगा बच्चों को अडेप्टेशन के लिए, क्योंकि एकदम से चेंज आता है तो बच्चे भी फिर उसको एकदम से कॉप अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नई चीज आती है तो फिर कोई भी नहीं कर पाता है। इसीलिए पिछले 1 साल से कंटिन्यूअस सीबीएसई ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग दिए जा रही है। सब टीचर्स को बोल रही है कि 15 आवर्स की ट्रेनिंग कंपलसरी है, 20 आवर्स की कंपलसरी है। वैसे ही ऑनलाइन से टीचर भी अभी कंटाल गया है, पेरेंट भी कंटाल गए हैं, बच्चे भी कंटाल गए हैं, लेकिन फिर भी सीबीएसई बोल रही है और ऑनलाइन करो और ऑनलाइन करो। हर काम ऑनलाइन ही चल रहा है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। अभी आपको दुकान पे भी जाने की जरूरत नहीं है, सामान ऑनलाइन आ जाएगा। है पहले जो दुकान पे जाकर के हम सामान लेने जाते थे, कोई पड़ोसी मिल गया, दो एक बातें हो गई, उससे आसपास में पता चल गया हाँ भाई क्या चल रहा है, उससे पड़ोसी से या पड़ोसन से। आप लोग भी जब सब्जी वब्जी लेने जाते थे, अभी 1 साल से सब्जी लेने भी नहीं जाते होंगे, क्योंकि सब्जी वाला खुद ही गेट पे आ जाता है। और थोड़े दिनों पहले तो हर दरवाजे पे देके जाता था सब्जी, और जो भी एसेंशियल चीजें हैं वो हमको डोर टू डोर मिल जाती हैं। तो हमारा जो एक पीयर ग्रुप इंटरेक्शन है वो सभी का ही कम हो रहा है, हमारा भी कम हो रहा है, बच्चों का भी कम हो रहा है। और उसी वजह से हम जो चीज पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो लिमिटेड होती जा रही है, बच्चे नई चीज नहीं सीख पा रहे हैं। हमको जितना आता है वही बताएंगे, हम घर में जो टीवी चल रहा है वही देखेंगे, और पापा को जो चैनल पसंद है वही सबको देखना पड़ता है, भले वो आपको पसंद हो ना हो, लेकिन इन्होंने कहा है ये चैनल चलेगा तो वही चैनल चलेगा, क्योंकि टीवी खरीद के कौन लाया था, मैं ही लाया था, तो फिर टीवी देखूंगा भी मैं ही, मेरी जो मर्जी होगी वही देखूंगा। तो वो जो डेमोक्रेसी है घर में, वो डेमोक्रेसी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। बच्चे जो है वो दिन भर मोबाइल में, अभी तो ये पहले जैसे, अभी थोड़े दिनों पहले एक ट्रेन में मैंने देखा था कि एक बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है, तो उसकी मम्मी ने बैग में से मोबाइल निकाला और उसमें गेम चला के या जो भी कुछ उसको चलाना था, राइम्स चलाने का, वो उसको दे दिया। अब वो ना तो
दूध की याद कर रहा है, ना वो खाने की याद कर रहा है, ना वो अपनी मम्मी को याद कर रहा है। मस्त हो गया वो अपने मोबाइल में, उसके साथ खेल रहा है, उसी में देख रहा है क्या देख रहा है। उसी बहाने उसकी मदर जो है वो फ्री हो गई। तो अभी जब हमने 6-6 8-8 घंटे बच्चों को मोबाइल हाथ में दे दिया तो हम भी तो फ्री हो गए ना। तो उस फ्री टाइम में आप ये देखिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है या वो क्या सीख रहा है मोबाइल से। ऐसा तो नहीं है कि अपनी क्लास में एक जुनैद करके एक लड़का है, वो तो मेरी क्लास चालू कर देता है और अपना गेम खेलता रहता है। लेकिन एक दिन नसीब से वीडियो ऑन रह गया, वीडियो ऑन रह गया तो मेरे समझ में आ गया कि ये तो गेम खेल रहा है। तब मैंने उसको डांटा। तो ये चीज जो है वो अभी कौन देख सकता है? भाई क्लास के अंदर बच्चा अगर मिसचीव कर रहा है तो टीचर देख सकता है कि भाई बच्चा क्या मस्ती कर रहा है। लेकिन अभी तो बिहाइंड द स्क्रीन है, बच्चा क्या कर रहा है वो आप ही को देखना है। तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास चल रही है तो हम बिल्कुल भी ध्यान न दें कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे का मन तो जाएगा ही, मल्टी डायमेंशनल अट्रैक्ट होगा ही। तो अगर मान लो वो किसी दूसरी चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, गेम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कई बार ये जो ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे या इंटरनेट एक्सेस करते टाइम पे बहुत सारी अनवांटेड मटेरियल या अनवांटेड इंफॉर्मेशंस भी मोबाइल पे आने लग जाती हैं या ऐड आने लग जाते हैं। उस ऐड पे हम एक बार क्लिक कर देते हैं या उस ऐड को हमने नहीं देखा, लेकिन फिर भी अगर एक बार भी उसको हमने एक्सेस भी कर लिया तो उसी के तरफ से आपको मेल आने लग जाते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज ओपन है। सबका मेल एड्रेस भी ये एडवर्टाइजमेंट कंपनीज जो हैं या फिर जो भी बिजनेस कंपनीज हैं वो फाइंड आउट कर लेती हैं आपका। आप मैं पुणे जा रहा हूँ, यहाँ से ट्रेन पकड़ के, मेरे पापा को पता नहीं है कि मैं पुणे जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जितने भी आसपास के जानने वाले लोग हैं उनको पता है कि मैं पुणे जा रहा हूँ। कैसे पता चला? भाई गूगल मैप पे मैंने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है और पुणे जाने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए मैंने जो कैब की वो एप्लीकेशन पिक की थी। तो जैसे ही मैंने कैब की, मेरी पोजीशन या मेरी लोकेशन गूगल मैप पे रहने वाले जितने भी लोग हैं या जीपीएस उस टाइम पे ऑन किए हुए लोग हैं उन सबको आ रही है कि हाँ भाई अभी चारू सर पुणे जा रहे हैं। तो मतलब हमारे घर वालों को हम पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को पता है। तो वो जो चीज है वो ही हमको अपने बच्चों के साथ भी देखनी है कि कहीं वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या इस टाइप की ऐसा कोई इंटरनेट पे मटेरियल तो नहीं एक्सेस कर रहे हैं जो कि जरूरत नहीं है। हमको अभी उस चीज की ना जरूरत है और अनवांटेड भी हो सकता है वो, कि उसको एक्सेस करना ही नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ही मुझको एक स्पैम नंबर से फोन आना चालू हो गया। किस बात पे? कि आप चारू कृष्णा बोल रहे हैं? बोले, हाँ बोल रहा हूँ। आप बोर हो रहे हैं? मैं तो बोर नहीं हो रहा हूँ, मेरे पास इतना काम है, मैं कहाँ बोर होऊंगा। लेकिन नहीं, आपने एक वेबसाइट जो है वो एक्सेस की थी। मैंने तो नहीं की। नहीं, आपने उसमें आपने उसको क्लोज कर किया था। अब क्लोज करना भी गलती हो गया हमारे लिए। मैंने उसको क्लोज किया, ये भी इंफॉर्मेशन आज कंपनीज के पास में या बिजनेसेस के पास है कि मैंने एक स्पेसिफिक जो वेबसाइट है उसको एक्सेस किया था। तो जब इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन का जो सैलाब है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए इन्फोडेमिक है। जैसे पेंडेमिक को सामना किया था वैसे ही इन्फोडेमिक से भी सामना करना पड़ेगा। तो इस टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो हमको एक्सेस नहीं करनी है। उसकी जगह पे जितना हो सके बच्चों को वही चीज सिखानी है जो उनकी लर्निंग के लिए अभी जरूरी है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ। जस्ट ए सेकेंड।
मोबाइल स्विच ऑफ नेटवर्क वाला। तो मैंने तो कहा था ये यहाँ पे लगाया था मैंने यहाँ क्यों लगाया था उस मोबाइल को, इसीलिए लगाया था वहाँ चार्जर पे। लेकिन आपको गेम देखना पहले जरूरी है।